हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम पे। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले दो वीडियो में देखा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और कौन से भाग को कब से कब तक बांटा गया है। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया कि एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी सभ्यताएँ आईं और कौन कौन से राजा आए। तो दोस्तों, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा मिडिवल इंडिया आता है। तो आइए देखते हैं मिडिवल इंडिया। दोस्तों, मिडिवल इंडिया जिसको हिंदी में मध्यकालीन भारत बोलते हैं, जो कि 647 से 1757 ईस्वी तक रहा है, मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु से बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी के युद्ध तक माना जाता है। दोस्तों, इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कि मतलब उत्तर भारत में कौन कौन से राजा थे और दक्षिण भारत में कौन कौन से राजा थे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले जो उत्तर भारत में राजा थे वो राजपूत पीरियड था, मतलब राजपूत काल चला। और दोस्तों, यह पीरियड 500 साल तक चला, मतलब 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, मतलब जब तक मुस्लिम इंडिया में आ गए तब तक चलता रहा, मतलब मुस्लिमों ने इसको ख़त्म किया होगा। आप गेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं राजपूत पीरियड। दोस्तों देखो, सबसे पहले जो राजपूत पीरियड था उसको डार्क एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का काला युग कहा जाता है। दोस्तों, इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम पे किसी विदेशी ने इंडिया पे अटैक नहीं किया, लेकिन यही लोग आपस में लड़ते रहे, इसलिए इस काल को डार्क एज ऑफ इंडिया या काला युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो महाराणा प्रताप थे वो उस समय राजस्थान के सबसे शक्तिशाली मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, और आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना भी होगा कि वो कितने महान थे, और उन्होंने अकबर से लड़ाइयाँ लड़ी और इनकी मृत्यु पर अकबर भी रोया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। इनके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको इनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत, इनकी जो साम्राज्य था ना, जो इनका साम्राज्य था वो पहली बार हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पहली बार इन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपना कब्जा कर लिया था, जैसे कि इसमें मैंने बताया हुआ है आपको। तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें देखते हैं कि उत्तर भारत में अब कौन कौन से जो छोटे छोटे राज्य थे या कौन कौन से राजा आए, वो देखते हैं कौन कौन से थे। तो दोस्तों, सबसे पहले चौहान आए, फिर प्रतिहार आए, फिर चालुक्य आए, फिर चंदेल आए, फिर तोमर आए। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको हायरार्की को याद रखिए, वंशानुक्रम को याद रखिए। चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, चंदेल और तोमर, ये लोग आए। ठीक है, ये मतलब राजा आए, तो आप इनको याद रखिए। दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखिए पाल, मतलब दोस्तों ये तो उत्तर भारत में ये लोग थे। दोस्तों, उत्तर भारत में तो ये थे, मतलब राजपूत लोग थे, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अदर अगल बगल की जगह में कौन कौन से थे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब आप समझ जानते होंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज की तारीख में कौन कौन से रीजन आते हैं। उसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में आज की तारीख में। तो उसमें उस रीजन में कौन कौन से थे छोटे छोटे एम्पायर, मैं वो आपको बताता हूँ। पालाज मतलब पाल। ठीक है दोस्तों, तो जो गोपाल थे वो पाल एम्पायर के फाउंडर थे, और उनके बेटे वे धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। दोस्तों, ये भी यूनिवर्सिटी आज बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, उस टाइम जो इतिहास में जो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय थे वो 3 थे, वो आज भी बहुत महान है, उनके बारे में आज भी बहुत जाना जाता है। तो वो कौन कौन थे? सबसे पहले तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, दूसरी विक्रमशिला जो कि बिहार के भागलपुर में है, और तीसरी ये जो मैंने कल बताई थी आपको नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी 1193 ईस्वी में, और 9 मिलियन बुक जल के राख हो गई थी। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रतिहार आते हैं, ये कब से 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। अब देखिए जो भोजा या मिहिर भोजा, उनका कुछ लोग भोजा बोलते थे, कुछ लोग मिहिर भोज बोलते थे, ये सबसे महान राजा थे इनके। और उसके बाद राष्ट्रकूट आते हैं, तो जो राष्ट्रकूट के जो महान राजा थे वो गोविंद तृतीय और अमोघ घोष थे। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रकूट के महान राजा थे वो गोविंद तृतीय और अमोघ वर्षा थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान आते हैं, ये तो जो मैंने पिछली बात की वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो गए, जबकि पृथ्वीराज चौहान अपने यही
उत्तरी भारत में हो गए, मतलब वही राजस्थान वाले पार्ट में। तो आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। आपको पता होगा कि उन लड़ाइयों का नाम है तराई की लड़ाई, मतलब बैटल ऑफ तराई। दोस्तों जो बैटल ऑफ तराई थी उसमें पहली बार तो मोहम्मद गौरी इनसे हार गया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था, लेकिन दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया था और पृथ्वीराज चौहान का शासन खत्म हो गया था। तो देखो इसमें दिखा भी रहा है कि 1192 में पृथ्वीराज का शासन खत्म, मतलब इन्होंने 1178 से 1192 तक राज किया हुआ है, क्योंकि जो तराई की पहली लड़ाई हुई थी वो 1191 और जो दूसरी हुई थी वो 1192। अब दोस्तों देखते हैं पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और आगरा में शासन किया था और 2 युद्ध लड़े जिन्हें तराई का युद्ध कहा जाता है। अब दोस्तों देखो उनके बाद आते हैं जयचंद गढ़वाल। अब ये जो जयचंद गढ़वाल थे वह अंतिम राजपूत राजा थे और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हो गए थे। दोस्तों देखो मोहम्मद गौरी मतलब मुस्लिम का इंडिया में धीरे धीरे आगमन शुरू हो गया था उस टाइम, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आने लगे। दोस्तों 12वीं शताब्दी मतलब जो 1101 से लेके 1200 ईस्वी तक टाइम है ना, उसे बोलेंगे 12वीं शताब्दी। जैसे इस टाइम जो चल रही है वो 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है दोस्तों। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे पे समझ लीजिएगा। अब देखिए जो वह अंतिम राजपूत राजा थे और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित और मारे गए थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी से हार गए और इन्होंने मार डाले गए। अब इसके बाद सिसोदिया रूरल ऑफ मेवाड़। जो दोस्तों ये चौहान थे ना, जो राजपूत थे, ये लोग सिसोदिया ही थे, बट इनके आने वाले वसत कोई कुछ लिखता गया, कोई कुछ लिखता गया, इसलिए अब इनको सिसोदिया बोलते हैं। जैसे जो पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम था या महाराणा प्रताप का नाम था तो वो पीछे अपने सिसोदिया लगाते थे, इसलिए अब ये देखो सिसोदिया रूरल ऑफ मेवाड़ ये 1433 से 1468 तक रहे। देखिए राणा कुंभा जो थे वो सबसे फेमस रूलर थे सिसोदिया डायनेस्टी के, और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हराया और चित्तौड़ में विजय प्राप्त की। और चित्तौड़ में एक दोस्तों विजय स्तंभ भी बनवाया जो कि आज भी मौजूद है, ठीक है दोस्तों। जो उनके उत्तराधिकारी थे वो राणा सांगा और राणा प्रताप थे, जो कि मेवाड़ के बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो राजपूत काल की प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं थी, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि देश आक्रमणों से मुक्त रहा, मतलब विदेशी आक्रमण बहुत कम हुए, पर यही लोग आपस में लड़ते रहे कि भैया हम गद्दी पे बैठेंगे, हम गद्दी पे बैठेंगे, इसलिए इसे डार्क एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों कितने सारे मंदिर बनवाए गए थे। अब देखो मंदिरों में कौन कौन से थे, आइए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों देखो सबसे पहले खजुराहो मंदिर एमपी में है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर मतलब सन टेम्पल कोणार्क ये भी उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी ये भी उड़ीसा में है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जैन लोगों का मंदिर है, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिए। अब देखिए इनकी जो एम्पायर थी वो डिक्लाइन क्यों हो गई, मतलब जो इनका साम्राज्य था वो ख़त्म क्यों हो गया। तो दोस्तों इनमें एकता की कमी थी, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए इनका साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो साउथ में मैंने बोला था ना कि इंडिया को जो राजपूत पीरियड है उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, मतलब नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो साउथ इंडिया में कौन कौन से थे, चोल और अदर साम्राज्य थे। अब देखिए जो चोल थे, जो इनका फाउंडर था वो विजयालय था, ठीक है दोस्तों। चोल साम्राज्य विजयालय वंश का संस्थापक था। जो ये थे ना विजयालय, ये चोल डायनेस्टी के संस्थापक थे, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए चोल साम्राज्य ने मतलब तंजौर पे कब्जा कर लिया था और वहाँ पे इन्होंने राज भी किया बाद में काफ़ी दिन तक। अब आगे देखते हैं। सबसे बड़े चोल शासक राजा और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। जो चोल डायनेस्टी सबसे ग्रेट किंग थे वो राजा और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम थे, ठीक है दोस्तों। आप ये याद रखना कि चोल डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो विजयालय ने, ठीक है दोस्तों। उसका नाम था विजयालय, ये इनके फाउंडर थे। अब देखते हैं जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। तो देखो
जो उनके सन थे वो राजेंद्र प्रथम थे, और जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, राजेंद्र तृतीय। ये लोग जैसे कोई राजा महान हुआ तो वही अपना नाम, जैसे अकबर था, अकबर महान था तो उनके जो वंशज है वो अपना नाम रखते गए अकबर, फिर वो उनका उनका जो वंशज है वो अपना नाम रख लिया उसने अकबर। तो दोस्तों हम लोगों को समझने के लिए इतिहासकारों ने उन पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह उनके नाम के पीछे लगा दिया है। ठीक है, ये लेकिन हुआ करते थे एक ही नाम के, जैसे अकबर 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 अकबर, लेकिन हम लोगों को समझने के लिए इतिहासकारों ने ये किया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों सल्तनत पीरियड, मतलब दिल्ली, जब हम सल्तनत पीरियड की बात करते हैं तो दोस्तों उस टाइम हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे होते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा दिल्ली सल्तनत का इतिहास बता दूं कि उसमें क्या क्या हुआ था और कैसे इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों सबसे पहले जो अरब देश के जो मुस्लिम रूलर थे ना, उन्होंने अटैक किया दिल्ली पे। तो सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने 712 ईस्वी में इंडिया पे पहली बार वो आया था। उसके बाद दूसरा महमूद गजनवी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया और आखिरी आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया और सारा का सारा धन लूट के ले गया। उसके बाद तीसरा मोहम्मद गौरी, जिसने पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और जो उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दोस्तों गुलाम ने दिल्ली सल्तनत की, आज दिल्ली अपनी राजधानी है, एक गुलाम ने दिल्ली को स्थापित किया था। देख रहे हो ना, उस टाइम के गुलाम भी कितने महान हुआ करते थे, मतलब अपने राजा को मार दिया या कैसे भी उनका राज हथिया लिया और राज करने लगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए, अब मैंने इसको हिंदी में बताया हुआ है, इंग्लिश दोनों में बताया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक पूर्व तुर्क दास था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और उत्तरी भारत के बड़े बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दोस्तों जब उसने ही दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया है, स्थापित किया है, तो वही पहला राजा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब ये देखिए बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, कि मतलब दिल्ली सल्तनत के पीछे जो बनी उसके पीछे क्या राज था, कौन कौन से लोग आए, किसने क्या किया, वो इसमें जानते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों मीडिवल इंडिया पे ही आते हैं। राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये सब मीडिवल इंडिया पे आते हैं। और दोस्तों मीडिवल इंडिया पे ही जो अंग्रेज थे, जो विदेशी कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अदर जो पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश जितने भी आए सब वो मीडिवल इंडिया पे ही आ गए थे, समथिंग 1600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अब उनको मैं आगे बताऊँगा। तो आइए बैकग्राउंड जानते हैं। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में पर किया और सिंध पर विजय प्राप्त की। दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने सबसे पहले 712 ईस्वी में इंडिया पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जो सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आज ये सिंध जो है वो पाकिस्तान में है। अब देखो, पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था और आखिरी आक्रमण सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में ने किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि 1027 ईस्वी में इसने आखिरी आक्रमण किया था और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इसने सोमनाथ मंदिर को इतना लूटा और वो तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने बार बार मंदिर को बनवाया। काफ़ी जब अपनी आज़ादी के टाइम भी उसे मंदिर को कई बार तोड़ा गया, हिंदू मुस्लिम के विवाद में, अंग्रेज़ों के भड़कावे पे, तो उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको फिर से दोबारा बनवाया, जो कि अभी भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं। अब देखो, मैंने बताया हुआ है कि मोहम्मद गौरी ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया और कब कब आक्रमण किया। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा इसका डिटेल्स दे दिया है कि इसने कब से कब तक और कहाँ कहाँ इसने अटैक किया और कौन कौन सी लड़ाइयाँ की। तो देखो, सेकंड तुर्क इन्वेजन मतलब द्वितीय तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुस्लिम वर्चस्व की नींव रखी और उन्हें भारत में मुस्लिम शासक का संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों जो ये था ना मोहम्मद गौरी, इसी को ही मतलब भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखने का वो जो टाइटल है इसे ही दिया जाता है, क्योंकि इसी के काल में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम आए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा राज किया और छोटे छोटे राज करके एकदम बड़ा साम्राज्य बना लिया था, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इनके कब्जे में आ गया था। अब देखो, मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर भारत में एक नई राजनीति का केंद्र बना। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में विजय प्राप्त की तो एक
पूरा मुस्लिम का वो केंद्र बन गया, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये भैया मुस्लिम न्यू इसे नहीं रखी थी। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, जो सल्तनत पीरियड है ना, उसको 5 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ले लो आप, भले वो डिफेंस से लेकर यूपीएससी आईएएस तक क्यों ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी पेपर में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सबसे पहले कौन था। सबसे पहले दोस्तों गुलाम वंश, जिसे इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ये 1206 से 1290 तक, मतलब देखो 1206 में तो दिल्ली फतना स्थापित हो रहा है, तभी से सबसे पहले गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके गुलाम थे, ठीक है, जो उनका दास था। आप जानते हो किनका दास था, ये मोहम्मद गौरी का, याद रखना, मोहम्मद गौरी का दास था, इसने स्लेव डायनेस्टी स्थापित की थी। अब उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद आती खिलजी डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी थे, याद रखना। अब ये देखो, जब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो रही है तब खिलजी डायनेस्टी शुरू हो रही है। अब उसके बाद कौन सी आती है, तुगलक डायनेस्टी। दोस्तों इसके फाउंडर कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी, खिज्र खान। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, कौन थे, इब्राहिम लोधी, जिनको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया गया था। और दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हराया था, बाबर ने, ठीक है, क्योंकि जब ये दिल्ली सल्तनत पीरियड खत्म होता है उसी के बाद तो मुगल एम्पायर शुरू होता है, उसी के बाद तो मुगल काल शुरू होता है ना। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि जब दिल्ली सल्तनत खत्म होता है उसी के बाद से मुगल एम्पायर शुरू होता है। तो अब आइए देखते हैं थोड़ा गुलाम वंश के बारे में कि कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट राजा थे। दोस्तों देखो, इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश के महत्वपूर्ण राजा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ही था। इल्तुतमिश ये कौन था, ये इनका भी गुलाम था। अब रुकनुद्दीन इनका पुत्र था। रजिया सुल्तान इनकी बेटी थी। मसूद शाह, नसरुद्दीन, गियासुद्दीन बलबन। दोस्तों बलबन बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक, इसके नाम से लोग कांपते थे। अब ये देखिए कैबुद ये था। अब इसके बाद बहराम शाह, ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। दोस्तों देखो, कभी उनका ग्रैंडसन आ रहा है, कभी ग्रैंडसन आ रहा है, मतलब जो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया वही राजा बन गया। ये कहानी थी उस टाइम, भैया जो शक्तिशाली बन गया, जो कमज़ोर बन गया उसको हटा दो और गद्दी पे बैठ जाओ, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इनके द्वारा क्या बनवाया गया था जो कि आज भी इंडिया में प्रेजेंट है। तो आपने कुतुब मीनार जरूर देखी होगी या इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है दोस्तों। ये दिल्ली में बनी हुई है कुतुब मीनार, इसको आप याद रखिए, पिक्चर के सहारे से आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा कि गुलाम वंश ने क्या बनवाया था, तो आप इसको याद रख सकते हो, कुतुब मीनार। अब दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। अब आगे कौन से रूलर आते हैं, तो दोस्तों अब खिलजी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे मैंने उनको बताया हुआ है। दोस्तों आप इनको एक ऐसा क्या करिए, मतलब इनको बार बार इनका मतलब जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। आप ऐसे बोला करिए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक गफूर, मुबारक खान, और इस तरह बोला करिए। और ये खुसरो खान, इस तरह बोला करिए। आप 3-4 बार बोलेंगे ना तो थोड़ा आपके दिमाग में एक पिक्चर से, कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो जो उसमें 4 आपको विकल्प दिखेंगे तो उन पर आप आइडिया से जो आपको पहला टिक लगे ना कि यार यही सही है, दोस्तों वही सही होता है। आप एक बात याद रखिए, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, सभी लोग यही लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रखिए कि खिलजी वंश में कौन कौन है। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के फाउंडर थे। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर मलिक गफूर, फिर मुबारक खान, फिर खुसरो खान, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब इनकी तरह देखते हैं कि इन्होंने क्या स्थापित किया था, कौन सी बिल्डिंग बनाई थी। अब ये देखिए दोस्तों, अढ़ाई दरवाज़ा, ये भी आज भी प्रेजेंट है इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या, दिल्ली में ही है। अब आगे देखते हैं आगे कौन था। अब आगे तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ये तो फाउंडर थे। इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनके सन थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये इनके कज़न थे, ठीक है दोस्तों। मतलब वही परिवारवाद चलता था कि भैया पहले हम राजा, फिर हमारा बेटा, फिर चचेरा भाई, यही सिस्टम चलता था। अब दोस्तों देखो इनके बाद क्या बनवाया गया, तो तुगलकाबाद किला। ये जो किला है दोस्तों, ये बहुत ही विशाल किला था, बहुत ही विशाल। अब तो पूरा खंडर हो गया है, देखो आप देख भी रहोगे खंडर हो गया, लेकिन फिर भी कितना विशाल लग रहा है। दीवारें देख रहे हो पूरी पत्थर की बनी हुई हैं। अब आगे आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों सैयद वंश के महत्वपूर्ण शासक, अब सैयद वंश आता है तो सैयद वंश क्या, वही खिज खान ये फाउंडर थे, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। ठीक है, ये मोहम्मद शाह का पुत्र था। देखो सब वही पुत्र और उनका पुत्र भाई सब यही लोग बनते थे। जैसे मैंने बताया कि वही जो राजा उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। अब देखो इनके द्वारा क्या बनाया गया था, ये देखो मकबरा बनवाया गया था कोई, मोहम्मद शाह का मकबरा, ये देखो आज भी है। ठीक है, ये सब कुछ जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ दोस्तों ये आज भी आज के उसमें प्रेजेंट है। अब देखते हैं लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत के लिए आखिरी डायनेस्टी थी। अब इसमें देखते हैं कि इसके कौन कौन से रूलर थे। दोस्तों इसके रूलर देखो कौन कौन से थे। इसके रूलर सबसे पहले तो वही बहलोल लोधी, जो इसके फाउंडर थे, जिनको फाउंडर इनको बोलते हैं बहलोल लोधी को। ठीक है दोस्तों, सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। अब इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश के आखिरी थे, मतलब आखिरी राजा थे लोधी वंश के, इब्राहिम लोधी। और दोस्तों इन्होंने ही 1526 में बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और ये हार गए और दिल्ली सल्तनत वहाँ से ख़त्म हो गया और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब ये देखिए इनके द्वारा ये बनाया गया था ग्लेज डोम्ड, मतलब कोई गुम्बद है, ये बनवाया गया था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब ये देखो दोस्तों विजयनगर एम्पायर, दोस्तों ये साउथ में थे। अब देखो दिल्ली अपना तो उत्तर भारत में हो गया, अब साउथ में क्या थी, साउथ में विजयनगर एम्पायर और एक ब्राह्मणी एम्पायर, ये सब साउथ में थी। तो दोस्तों देखते हैं इनके द्वारा क्या हुआ था, इनमें कौन कौन से शासक आए। तो देखते हैं उस समय 1336 में कुछ छोटे राज्य भी उभरे, जैसे विजयनगर एम्पायर और ब्राह्मणी एम्पायर। दोस्तों याद रखना कि विजयनगर और ब्राह्मणी कब आए थे, तो इसको याद रखना 1336 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों ये हम्पी मंदिर, ये दोस्तों विजयनगर एम्पायर द्वारा ही बनाया गया था, याद रखिए। देखो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, आज की तारीख में ऐसा बनाना इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मुश्किल है। ठीक है, और ये देखिए अब दोस्तों उसी टाइम जब ये सब ख़त्म हुए तो रिलीजियस मूवमेंट आ गए, मतलब हिंदू लोग अपना मूवमेंट चालू कर दिया, मुस्लिम लोगों ने अपना मूवमेंट चालू कर दिया। कि क्या क्या मूवमेंट था, तो आइए बताता हूँ। अब देखो भक्ति मूवमेंट दोस्तों इस सिद्धांत पर आधारित था कि भगवान और पुरुषों के बीच जो संबंध है वो प्रेम और पूजा के माध्यम से है। मतलब भैया भगवान से प्रेम करो और उनकी पूजा करो। कुछ लोग कुछ कहते थे कि भैया कि मैं भगवान हूँ, सब लोग पहले जो अच्छे ऊंची जाति के लोग थे वो कहते भैया हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। तो फिर लोगों ने बताया कि भैया नहीं, भगवान तुम नहीं हो, भगवान के बीच और जो पुरुषों के बीच संबंध है वो प्रेम और पूजा का है। अब दोस्तों उसके बाद देखो इसके मेन प्रिंसिपल क्या थे। गॉड इज वन, भगवान एक है। ऑल मैन आर इक्वल, सभी पुरुष समान है। मतलब लेकिन कुछ पुरुष जो ऊंची जाति के थे वो नहीं भैया हम ज़्यादा हो तुमसे महान है। तो ये सब था। सूफी मूवमेंट दोस्तों यह तीव्र भक्ति, प्रेम, गीत और नृत्य, पूजा और भगवान से दूर नमाज, हज और ब्रह्मचर्य के बजाय आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए एक आंदोलन था। दोस्तों सूफी मूवमेंट के बारे में बताऊंगा आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसमें क्या हुआ था तो अभी आप इसके बारे में इतना ही जान लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब दोस्तों मैंने बताया कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है तो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहला 1526 में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तीसरा 1771 में मराठा एम्पायर और कुछ एलाइज, मतलब मराठा एम्पायर थे और जो कुछ मतलब इनका संघ था, जैसे इसको बोलते थे अहमद शाह अब्दाली के साथ और भी कुछ सेना थी, कुछ तो छोटे छोटे किंगडम थे, वो सब मिलके इसमें आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं इसको। अब ये देखो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने दिखाया आपको, और ये देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी। देखो ये एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोदी की लड़ाई। आप पिक्चर से कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर करने के, पिक्चर को दिमाग में बैठाने की कोशिश किया करिए, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो मुगल शासक कौन कौन थे। दोस्तों मुगल शासक दो टाइप के हैं। एक तो जो सबसे पहले मुगल शासक थे वो, और एक बाद के जिनको लेटर मुगल्स बोलते हैं, मतलब बाद वाले मुगल्स जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद आए, उनको लेटर मुगल मतलब बाद के मुगल बोलते हैं। दोस्तों दोनों मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पहले वाले भी और बाद वाले भी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है।
तो दोस्तों सबसे पहले देखो बाबर आया, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। दोस्तों देखो औरंगजेब की मृत्यु 707 ईस्वी में हो जाती है। उसी के बाद से लेटर मुगल्स चालू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं। दोस्तों अब मुगल एम्पायर के बाद देखते हैं मुगल जो रूलर थे उनके बाद कौन कौन आया। तो उनके बाद लेटर मुगल्स आए। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उनके बाद लेटर मुगल आए। तो आइए उनको देखते हैं। दोस्तों ये देखिए लेटर मुगल। लेटर मुगल याद करने के लिए, मतलब जो बाद के मुगल थे उनको याद करने के लिए दोस्तों आप इस तरह के याद कर सकते हो। देखो पहला और आखिरी तो आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जो पहले बाद के मुगल थे, जो औरंगजेब के बाद के मुगल थे, जो पहले मुगल थे वो बहादुर शाह प्रथम थे। कौन था? बहादुर शाह प्रथम। और जो आखिरी मुगल थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय। और देखो दोस्तों दो जो ये है ना यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो जो बहादुर शाह द्वितीय थे इन्होंने 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने मेन लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। और जो बीच के हैं वो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पहला और आखिरी बहुत आसानी से याद कर सकते हो कि जो पहला था वो बहादुर शाह प्रथम और जो आखिरी थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखना। देखो लिखा हुआ है लेटर मुगल्स रूलर, मतलब बाद में मुगल शासक। अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ था। अब देखो दोस्तों जो मुगल्स थे ना उनका जो क्रोनोलॉजी थी, मतलब उनका जो क्रम था कि कौन से मुगल कब आए, तो वो मैंने बताया हुआ है। तो देखो 1526 में बाबर ने इंडिया में अटैक किया और दिल्ली को जीत लिया। जैसे कि मैंने बताया कि 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। अब देखो फिर उसके बाद अकबर के सर में ताज आ गया। फिर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, याद रखना 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद जहांगीर राजा बन गए। और दोस्तों सबसे पहले जब ये आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दोस्तों ये मतलब ये दिल्ली में नहीं थी, जबकि ये चाहते थे कि ये दिल्ली में आ जाएं। और ये जो दिल्ली में आने के लिए इन्होंने सबसे पहले शाहजहाँ के पास अपना प्रस्ताव पास किया कि शाहजहाँ के पास हम चलें। दोस्तों ये जब शाहजहाँ के पास ये लोग आए तो शाहजहाँ ने इनका प्रस्ताव फेल कर दिया और बोले नहीं भैया हम आपकी कंपनी यहाँ इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आने के पहले ही यहाँ पे कुछ दूसरे व्यापारी थे, तो इसलिए वो इनका प्रस्ताव इन्होंने फेल कर दिया। अब देखो दोस्तों फिर उसके बाद जब शाहजहाँ राजा बन गया, फिर औरंगजेब राजा बन गया, फिर शिवाजी ने सूरत पे अटैक किया और उसको जीत लिया। फिर 707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो गई वैसे ही मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे नष्ट होता गया। और फिर देखो बैटल ऑफ प्लासी हो गई 1557 में, मैंने आपको बताया। ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हरा दिया। जब 1857 को दोस्तों रिवोल्ट हुआ, मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो अंग्रेज़ी सरकार की जो जड़ें थी वो हिल गई एकदम से, और अंग्रेज़ी सरकार ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो चार्टर एक्ट के तहत था ना, जो मतलब पहले कि इंडियन में सब जो उनके ऑफिसर थे वो लोग कंपनी चलाते थे, लेकिन 1857 के बाद जो वहाँ की रानी थी इंग्लैंड की, उनके हाथों में चला गया शासन। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखो दोस्तों मराठा एम्पायर, जब धीरे धीरे ये मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होते गए तो अपना मराठा एम्पायर उभरता गया। तो सबसे पहले मराठा एम्पायर में शिवाजी मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, मतलब शिवाजी मराठा एम्पायर के संस्थापक थे। और दोस्तों देखो शिवाजी कब से कब तक रहे? 1674 से 1680 तक। ठीक है दोस्तों इतिहासकारों का कहना है कि शिवाजी ने अपने जीवन काल में 500 लड़ाइयाँ लड़ी थी। कितनी? 500। और कभी भी वो हारे नहीं थे, इसीलिए उनका नाम आज भी इतिहास में इस तरह के लिया जाता है गर्व के साथ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है दोस्तों, और इनका शासनकाल आप याद रखना कि 1674 से 1680 तक। दोस्तों आप याद कर रखने के लिए थोड़ा क्रोनोलॉजी याद करिए कि सबसे पहले राजपूत आए, फिर ये राजपूत जब ख़त्म हुए तो ये आ गए कौन? ये जब राजपूत ख़त्म हुए तो दिल्ली सल्तनत आ गया। जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुआ तो कौन आ गया? मराठा आ गए, अरे सॉरी मुग़ल आ गए। जब मुग़ल ख़त्म हुए तो मराठा आ गए। धीरे धीरे आप ये क्रोनोलॉजी याद करिए तो आपको जो ये है ना डेट याद करने में, तो वो उसको आसानी रहेगी। जैसे कि आप थोड़ा जब मैं ये वीडियो बन जाएगा
तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, उसमें सारा दे दूंगा कि कौन से राज्य किस राज्य के बाद आए। तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और आप बिल्कुल आसानी से याद कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से। थोड़ा आप 2-4 बार उसको पढ़िएगा और अच्छे से याद हो जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखो शिवाजी की फ़ोटो, मैंने आपको शिवाजी की फ़ोटो दिखाई हुई है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप पिक्चर के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं ना वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती हैं अब बजाय पढ़ने की। ठीक है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो जो मराठा साम्राज्य के अदर शासक थे छोटे छोटे या जो मेन थे, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कौन ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके ऊपर मैंने आगे लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए संभाजी आए। संभाजी दोस्तों शिवाजी के बड़े बेटे थे और ये शिवाजी के बाद इन्होंने राज किया। उन्होंने शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को पराक्रम युद्ध में हरा दिया। मतलब जो शिवाजी का छोटा बेटा था ना राजा राम, तो संभाजी ने अपने छोटे भाई को हरा दिया था किस युद्ध में, कि भैया मैं गद्दी में बैठूंगा तू नहीं बैठेगा। तो इसको आप याद रखिए, भाई भाई में आपस में लड़ाई होती थी कि नहीं भैया मैं गद्दी में न बैठूंगा तू नहीं बैठेगा। अब उसके बाद देखते हैं राजा राम। अब देखो राजा राम, उन्होंने गढ़वाल के मंत्री की मदद से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। भैया फिर भी उनको चैन नहीं मिला, धीरे धीरे वो कोई गढ़वाल के मंत्री जी थे उनका साथ लिया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया और संभाजी को हटा दिया। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए ताराबाई। अब देखिए महिलाएं भी उस टाइम खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। वह छत्रपति राजा राम भोसले की रानी थी, जो राजा राम थे उनकी वो बीबी थी और शिवाजी की बहू थी। ताराबाई ने मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखा। दोस्तों जो लेटर मुगल्स थे ना, यही बहादुर शाह और शाह करके कई थे, शाह आलम, इस तरह बहादुर फतेह, इनके साथ खूब संघर्ष जारी किया, मतलब इनसे खूब लड़ाइयाँ ली। अब उसके बाद साहू जी मारा जाते हैं। ये कौन थे? ये संभाजी के भी बेटे थे, वही परिवारवाद चला रहा है, आप देख रहे हो हमेशा। अब आगे देखो बालाजी विश्वनाथ, ये भी किसके थे? ये जो बालाजी विश्वनाथ थे दोस्तों, ये पहले पेशवा थे, मतलब इनको ही पहली पेशवा की उपाधि मिली थी। दोस्तों ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशवा की उपाधि सबसे पहले किसको मिली थी, तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो जब मराठा एम्पायर मतलब ख़त्म होने लगा तो उसको मराठा परिसंघ के नाम से दे दिया गया। पहले तो पूरा मराठा साम्राज्य था, फिर जब धीरे धीरे अटैक होने लगे, यहाँ के भी रूलर कमज़ोर हो गए, तो उसको मराठा परिसंघ के नाम से जाना जाता है। तब दोस्तों उसमें देखो कौन आता है, सबसे पहले बाजीराव प्रथम। बाजीराव जो प्रथम थे वो बालाजी वैश्वनाथ के पहले सबसे बड़े पुत्र थे और शिवाजी और मराठा शक्ति के सबसे मतलब जब शिवाजी थे और जब मराठा शक्ति में इनके ही शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ के जो बेटे थे बाजीराव प्रथम, इनके ही शासनकाल में मराठा एम्पायर सबसे अपने पीक पे था, मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वहाँ की बहुत अच्छी थी और इन्होंने खूब अच्छे से राज किया। तो बाजीराव प्रथम जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से मराठा साम्राज्य में राज किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे शिवाजी के बाद, तो बाजीराव प्रथम थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मुगल साम्राज्य और भारत में सर्वोच्च शक्ति मराठाओं को कमज़ोर करने के लिए उत्तर भारत में सफल असंख्य अभियानों का नेतृत्व किया। दोस्तों इन्होंने सोचा कि यार अगर मुगल साम्राज्य ख़त्म हो जाए तो हम लोग तो पूरे इंडिया में छा जाएंगे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अभियान किए, छोटे बड़े मिला के इधर उधर के राजाओं से मिलजुल के, कि मराठाओं को मुगलों को कैसे भी ख़त्म किया जाए। और दोस्तों ये सफल भी रहे एक हिसाब से देखा जाए तो। अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, और ये कौन से थे? ये वही थे जो भाई पिछले मैं आपको बताया, उनके भी वंशानुक्रम थे, मतलब उनके वंशज थे। अब आगे देखते हैं। जो मुग़ल बादशाह था अहमद शाह अब्दाली, उसने एक अटैक किया था इनके ऊपर, जबकि इन्होंने जो पेशवा थे इन्होंने मतलब वो कर रखा था संधि किससे? अहमद शाह मोहम्मद, मतलब जो लेटर मुगल्स थे उनसे इन्होंने संधि कर रखी थी कि भैया अब ऐसा करो, आपका भी शासन ख़त्म, मतलब छोटा हो गया है, मतलब आपका भी शासन गिरने वाला है, तो मैं आपकी मदद करूँगा, बदले में आप मुझे भी कोई मदद दे दिया करो। तो इन्होंने मुगलों पर संधि कर ली, लेकिन बाद में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने इनको हरा दिया और मराठा साम्राज्य ख़त्म हो गया।
तो दोस्तों जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया था। और अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। पानीपत की मैंने बताया आपको तृतीय लड़ाई कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ था। तो दोस्तों आप देख लो क्या हुआ था। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठा की पराजय और बाजीराव विश्वनाथ और सदाशिव की मृत्यु के परिणाम स्वरूप इस घटना में बालाजी बाजीराव को मार दिया गया और 6 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और लड़ाई में मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया गया। मतलब वही पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ दोस्तों, उसमें मराठा साम्राज्य बिल्कुल से ख़त्म हो गया। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा साम्राज्य खत्म हो गया था। अब देखते हैं बालाजी बाजीराव की सफलताएं, जैसे माधवराव, नारायण राव, सवाई माधव और ने 3 अंग मतलब जो आंग्ल मराठा वार हुए थे ना, जो इनके बालाजी बाजीराव के जो पुत्र थे, जो इनके वंशज थे, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया लेकिन टिक नहीं पाए, जिन्हें एंग्लो मराठा वार बोलते हैं। तो उन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। अब देखो जो सवाई माधवराव हैं, इनके नाम पे राजस्थान में एक सिटी है सवाई माधोपुर, वो इन्हीं के नाम से है। और वहीं पे एक बहुत तगड़ा किला है रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो आज भी अपने इतिहास के प्रतीक हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये देखो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। उधर देखो, इधर तो ये क्या हो रहा था, ये तो अपना उत्तर भारत चल रहा था, लेकिन पश्चिम में भी कोई ना कोई क्रियाकलाप चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में बाद में मुगलों के शासन के काल के दौरान 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो मीडिवल इंडिया है वो 1757 ईस्वी तक ही चलता है। अब आगे देखते हैं। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के ब्रिटिश दल द्वारा हराया गया था। मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश के गवर्नर थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दोस्तों इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला के नवाब थे वो जो उनके सेनापति और सेना थे वो ब्रिटिश सरकार से मिल गए थे। मतलब एक तरह का षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी कर ली थी, इसलिए ये हार गए थे। दोस्तों ब्रिटिश सेना की 3000 सेना ने नवाब की 50,000 सेना को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, तो ये देख लो आप बैटल ऑफ प्लासी की पिक्चर किस तरीके से युद्ध हो रहा है। ठीक है, आप इसके माध्यम से कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करिएगा। अब दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारी अगली वीडियो मॉडर्न इंडिया पर रहेगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हमारी वीडियो बाइलिंगुअल रहेंगी, दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।